तो नमस्कार आप सबको। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण किस तरीके से होता है। आज हम ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको जेनेटिक्स या सेल बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि प्रोटीन संश्लेषण किस तरीके से होता है। प्रोटीन संश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन होता क्या है, इसका यूज क्या है। प्रोटीन के यूज की बात करें तो चाहे हमारे नाखून हो, बाल हो, मांसपेशियां हो, इसके अलावा एंजाइम और एंटीबॉडी जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को का एक हिस्सा है, इनको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत ही होती है। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स की एक श्रृंखला होती है। इस तरीके से मान लो ये एक एमिनो एसिड्स है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है। इसके बीच में जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ट्रांसलेशन के जरिए हम बस यही काम करने वाले हैं कि जो एमिनो एसिड्स हैं इनको हम व्यवस्थित करेंगे, इनको सीक्वेंस में लाएंगे और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का जो काम है ये हमें करना है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके दो छोर होते हैं। एक तो कार्बोक्सिल समूह होता है यानी कि COOH समूह, एक COOH समूह है और दूसरा NH2 समूह है। इसमें से यहाँ से एक H आपका निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन का अणु निकालना है। उसके बाद में जो एमिनो एसिड के बीच में बंध बनेगा उसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की अगर पूरी प्रक्रिया समझनी है तो उसके लिए एक कोशिका है, ये इसमें DNA है। इस DNA से पहले एक RNA तैयार होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इस प्रक्रिया को, यानी अनुलेखन। और जो ये वाली क्रिया है ट्रांसक्रिप्शन वाली, ये न्यूक्लियस में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA से mRNA जो बनता है वो न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है यानी कि अनुवादन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण जो होगा वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में यहाँ पर होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है। ट्रांसक्रिप्शन होगा वो न्यूक्लियस में होगा और जो ट्रांसलेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमें प्रोटीन संश्लेषण करना है तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के जरिए mRNA का निर्माण होता है और उसके बाद में mRNA से प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसके अंदर जो भी सूचनाएं होती है वो हमें mRNA में प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में mRNA के जरिए सूचनाएं प्रोटीन के रूप में बाहर आती है, यानी कि जो प्रोटीन का जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वही एक तरीके की सूचना है कि किस तरीके से ये सीक्वेंस स्थापित होगा एमिनो एसिड का। अब सामने आपके कुछ डायग्राम बने हुए हैं। ये जो डायग्राम है ये राइबोसोम का है। राइबोसोम की दो सब यूनिट है, ये वाली बड़ी सब यूनिट है और ये वाली छोटी सब यूनिट है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ये वाली जो प्रोकैरियोट में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं और ये जो बड़ी सब यूनिट जो है ये 50S की होती है और ये वाली 30S की होती है, 30S की। जो बड़ी सब यूनिट है राइबोसोम की उसमें 3 साइट होती है। पहली होती है E साइट यानी एग्जिट साइट, दूसरी जो साइट है वो है P साइट यानी पेप्टिडाइल साइट और तीसरी है A साइट यानी कि एमिनो एसाइल साइट। आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन और RNA के ही बने होते हैं। अब आप दूसरे डायग्राम पर आ जाइए। ये जो नीचे की तरफ जो एक सब यूनिट है ये राइबोसोम की स्मॉल वाली जो सब यूनिट है वो है। इसके अलावा इसके बीच में जो मैंने 16S rRNA यानी कि इसके अंदर 16S rRNA मुख्य रूप से पाया जाता है जो स्मॉल सब यूनिट होती है, और जो बड़े वाली सब यूनिट होती है उसमें 23S RNA और इसके अलावा 5S rRNA होता है। तो छोटे वाली के अंदर होता है, छोटे वाली सब यूनिट में होता है 16S rRNA।
ये जो मैंने बना रखा है ऊपर की तरफ, ये mRNA है, समझ गए। छोटे वाली सब यूनिट के ऊपर एक जगह देखता है mRNA, और mRNA का साइन डलगेर्नो सीक्वेंस यानी SD सीक्वेंस जो होता है वो 16S rRNA जो कि छोटी सब यूनिट पर होता है राइबोसोम की, वहाँ पर अपनी जगह पहचान लेता है। SD सीक्वेंस के विपरीत जो ये राइबोसोम है, इसके ऊपर ASD सीक्वेंस होता है, इसके अनुसार ही दोनों अपनी जगह पहचान लेते हैं, और mRNA छोटी सब यूनिट राइबोसोम की उसके ऊपर जाकर व्यवस्थित हो जाता है। अब mRNA के ऊपर एक और कोडोन होता है AUG, वो होता है, उसे हम कहते हैं इनिशिएशन कोडोन, यानी कि इस कोडोन के ऊपर ही सबसे पहले जो tRNA है वो एमिनो एसिड लेके आएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, आप धीरे धीरे अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये है राइबोसोम, ये है mRNA। अब जो तीसरी चीज़ इसमें आएगी वो है tRNA। tRNA क्या करता है, अपने साथ एमिनो एसिड लेके आता है। अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA होते हैं। अब इसके अंदर जो tRNA है, आप अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहें तो सबसे नीचे की तरफ इसके एंटीकोडोन साइट होती है, यानी कि इसी के जरिए जो tRNA है वो mRNA पर अपनी जगह पहचानेगा। ये देखिए, मैंने जो AUG कोडोन है, ये कोडोन है और ये एंटीकोडोन है। अब इसी डायग्राम के जरिए आप अगर इधर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक mRNA बनाया हुआ है, ये वाली राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है और ये बड़ी सब यूनिट है। यही डायग्राम आप इधर चेक कीजिए, सेम यही है, ठीक है। ये E साइट है, ये P साइट है और ये A साइट है, ये देख लीजिए। अगर आप इस डायग्राम के जरिए चलेंगे तो ये वाली नीचे की छोटी सब यूनिट है, उसके बाद में ये mRNA जो 5' से लेकर 3' तक मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए AUG कोडोन है, और ये जो tRNA अपने साथ में एंटीकोडोन के जरिए यहाँ पर ये जो एंटीकोडोन है ये AUG पर आकर इसने एक तरीके से यहाँ पर सेट हो गया है। अपने साथ में जो tRNA है वो पहला एमिनो एसिड लेके आया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम के ऊपर आकर पहले mRNA व्यवस्थित होता है, उसके बाद में mRNA के जो AUG कोडोन है, इनिशिएशन जो कोडोन होगा उसके ऊपर सबसे पहले tRNA अपना पहला एमिनो एसिड लेकर आएगा। तो यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जो ये mRNA है, इसके बाद में यहाँ पर मान लो एक और नेक्स्ट कोडोन है, ये वाला दूसरा कोडोन। यहाँ पर अब जो A साइट है, पहली जो P साइट है उसके ऊपर पहला tRNA आया, उसके बाद में एमिनो एसाइल्स जो साइट है उस पर दूसरा tRNA आ गया है और अपने एंटीकोडोन की सहायता से इस कोडोन पर सेट हो गया है। ये अपने साथ में दूसरा एमिनो एसिड लेके आया है। अब आप तीसरे डायग्राम पर आ जाइए। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो दोनों एमिनो एसिड है ये अपने बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो COOH समूह है ये इधर NH2 समूह के साथ में बंध बना लेता है, तो यहाँ से इस तरीके से निकल जाता है। तो ये यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड दोनों के बीच में बन गया है। जब दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो जो ये P साइट पर एमिनो एसिड है ये E साइट पर चला जाएगा, और जो A साइट पर tRNA है वो P साइट पर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही E साइट पर आता है एमिनो एसिड वो एग्जिट हो जाता है, यानी कि अलग हो गया अब यहाँ से, और जो A साइट वाला एमिनो एसिड है वो P साइट पर हो जाता है आगे की तरफ। अब आगे की जो A साइट है वो अब खाली हो जाती है और इसके ऊपर अगला एमिनो एसिड आ सकता है, यानी tRNA आकर सेट हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए, अब जो नेक्स्ट है जो tRNA है वो नेक्स्ट कोडोन के ऊपर आ गया है, एंटीकोडोन की सहायता से सेट हो गया है और ये अपने साथ तीसरा एमिनो एसिड लेके आ गया है। अब दूसरे और तीसरे एमिनो एसिड ने अपने बीच में बंध बना लिया है, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बन गया है।
अब वही प्रक्रिया वापस होगी कि जो पी साइट के ऊपर एमिनो एसिड है वो आगे की तरफ चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और जो ए साइट के ऊपर टीआरएनए है वो पी साइट पर आ जाएगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण की। धीरे धीरे आप देखोगे कि इस तरीके से ये एक जो प्रोटीन जो एमिनो एसिड है उनकी श्रृंखला तैयार हो जाती है, इसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। अब एंड के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पर कोडोन है एमआरएनए के ऊपर, ये तो सारे सेंस वाले कोडोन है, मतलब इनके जरिए जो एमिनो एसिड की श्रृंखला है वो तैयार हो रही है। मान लो यहाँ पर कुछ एंटी सेंस कोडोन आ गए, नॉन सेंस कोडोन आ गए, मान लो जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए UAA, UAG और UGA, इनमें से इन तीनों में से अगर कोई कोडोन यहाँ पर आ जाएगा तो भाई टीआरएनए यहाँ पर आके जुड़ेगा नहीं, टीआरएनए यहाँ पे आके जुड़ेगा नहीं, तो प्रोटीन जो संश्लेषण है वो समाप्त हो जाएगा। अब आप इधर थोड़ा थ्योरी पर आ जाइए। जो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले जो एमिनो एसिड होते हैं उनका एक्टिवेशन किया जाता है। एमिनो एसिड प्लस एटीपी यानी ऊर्जा के लिए एटीपी की जरूरत होती है। कोई भी क्रिया करने के लिए हमें एटीपी की जरूरत तो पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ पर एटीपी का प्रयोग होगा। एंजाइम होगा एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, यानी कि एमिनो एसिड जो है उनका एक्टिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है टीआरएनए की चार्जिंग। इसमें ये जो एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है ये टीआरएनए के साथ क्रिया करता है। इसको लोडिंग ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। ये जब टीआरएनए के साथ क्रिया करता है तो ये अगली जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको बता दूं, जो मैंने एमिनो एसिड जो लिखा हुआ है ये एक कॉमन रूप से एक बताया गया है, वरना यहाँ पर कोई ना कोई एमिनो एसिड तो होगा ही, यानी कि फॉर्मिल मिथ्योनिन जो है वो जीवाणुओं के अंदर या जो प्रोकैरियोट होता है उनमें होता है, जो यूकैरियोट है उनके अंदर मिथ्योनिन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एएमपी और एंजाइम अलग हो गए हैं। अब जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का आरंभन। इसके लिए हमें राइबोसोम की 30F और 50F जो सब यूनिट होती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूरी प्रक्रिया अब आगे की वही है। 30F सब यूनिट राइबोसोम की और 50F सब यूनिट। इसी तरीके से इसके लिए ऊर्जा के लिए जीटीपी की जरूरत होती है, Mg+2 आयन की जरूरत होती है, जो कि ये जो सब यूनिट होती हैं उनको आपस में जोड़े रखने का काम करता है, Mg+2 आयन मैग्नीशियम। इसी तरीके से हमें एमआरएनए की जरूरत तो पड़ती ही है। यहाँ पर आप इस तरीके से देख चुके हैं, ये रहा एमआरएनए। नेक्स्ट है चार्ज टीआरएनए। जो ये टीआरएनए अपने साथ में एमिनो एसिड को लेके आया है इसे ही हम चार्ज टीआरएनए कहते हैं। अब इसके अंदर पूरी प्रक्रिया क्या होती है, 30F सब यूनिट राइबोसोम की है, इसके साथ ये अब एमआरएनए इसके ऊपर आकर अटैच हो गया है। तो जो इसके लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3, प्रारंभन कारक इनको हिंदी में कहते हैं। तो जो तीसरा प्रारंभन कारक है और Mg+2 मैग्नीशियम आयन जो है उसकी मदद से एमआरएनए जो राइबोसोम की 30F सब यूनिट है उसके ऊपर अटैच हो जाएगा और बनेगा 30F एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। इस वक्त जो ये बना हुआ है यही है 30F एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब आगे आते हैं, ये है 30F एमआरएनए कॉम्प्लेक्स और उसके बाद में इसके साथ जुड़ा है फॉर्मिल मिथ्योनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये वाला यहाँ से जो मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड जो है इसकी जगह पे आ गया फॉर्मिल मिथ्योनिन, क्योंकि शुरुआती यही होता है एमिनो एसिड प्रोकैरियोट के लिए। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो इसके लिए हमें जीटीपी की जरूरत है, प्रारंभन कारक दूसरा और तीसरे की जरूरत है और मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। अब जो बन रहा है वो है 30F एमआरएनए फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। जो आप ये देख रहे हैं ये सब यही है।
अब आते हैं इसकी जो सेकंड स्टेज के ऊपर, वो है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन, वृद्धि जो होती है उसी को बोलते हैं। इसके लिए हमें ट्रांसलोकेज एंजाइम की जरूरत होती है जो कि ट्रांसलोकेशन का काम करता है। यहाँ पर ये ट्रांसलोकेट होगा mRNA इस सब यूनिट के ऊपर। इसी तरीके से जीटीपी की जरूरत होती है ऊर्जा के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हमें इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत होती है। यहाँ पर जो पहले वाली जो स्टेज थी उसके अंदर हमें इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत होती है, और यहाँ पर हमें इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत होती है। TU, TF और G 3 होते हैं। तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये वाली जो स्टेज है किस तरीके से इलोंगेशन होता है। एमिनो एसिड के साथ एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, mRNA सरकता जाता है, और जो A साइट पर एमिनो जो tRNA होता है वो P साइट पर आ जाएगा, P साइट वाला मुक्त हो जाएगा। तो अब हम आते हैं तीसरी स्टेज के ऊपर। तीसरी स्टेज यानी कि अब जो प्रोटीन संश्लेषण है वो ख़त्म कैसे होगा, वो बंद कैसे होगा। इसके लिए जो नॉन सेंस कोडॉन होते हैं UAA, UAG और UGA, ये इनमें से कोई भी जब A साइट के ऊपर इधर आ जाएगा, यानी इस साइट के ऊपर जैसे ही आएगा वैसे ही tRNA कोई जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो एंटीकोडॉन होता है वो होता नहीं है। ऐसे में जो प्रोटीन संश्लेषण है वो समाप्त हो जाएगा, प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है प्रोटीन संश्लेषण का। इसके अंदर मुख्य रूप से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाएगा कि जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। आपसे FD क्रम के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रोटीन संश्लेषण किस तरीके से होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।